डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। इसको हमने प्रूफ भी किया है और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, बी डॉट डी एल, और वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था। इसको हमने स्टेटमेंट भी इसकी हमने दी और इसको प्रूफ भी किया। तो आज हम इसकी दो एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इसकी जो है हम दो एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन आज हम करेंगे वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, लास्ट वाले आर्टिकल में जो हमने किया था इसमें हमने ये वाला टॉपिक हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक स्ट्रेट वायर की वजह से, जिसमें कि करंट आपका होता है। इसमें हमने देखा था कि कोई भी आपकी वायर है उसको हमने सपोज किया था कि वो आपके छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलके बनी होती है और उसकी वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी निकाली थी और इसमें हमने चार जो हैं वो स्पेशल केस हमने फाइंड आउट किए थे। इसके बाद हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर आपकी कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो है हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि राइट हैंड का मतलब यानी कि सीधे हाथ के थंब रूल के द्वारा हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करें कि अगर हमारे राइट हैंड का, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि हमारा जो राइट हैंड का थंब है, जो हमारा राइट हैंड का थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा हमें, अगर वो हमारा करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमारी जो राइट हैंड का थंब है अब वो करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे हम पेन को पकड़ते हैं, ये क्लास 10th में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इस वाले फिगर में कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और जो हमारी उंगलियों की कर्ल है, जो हमारी फिंगर्स की कर्ल है, वो हमें किसकी डायरेक्शन देती हैं, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि अगर आपका किसी भी वायर में अगर ये करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिंगर को अगर आप थंब करंट को इसकी डायरेक्शन में देखो तो आप देखोगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है इस तरीके से। और अगर आपका की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, करंट जो है आपका वो नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब को हम नीचे की तरफ करेंगे तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा और जो हमारे फिंगर्स की कर्ल है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और अगर करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इसके बाद सेम वैसे ही इसी को हम मैक्सवेल कोर्क रूल से भी हम निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही। तो मैक्सवेल कोर्क रूल में क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी इमेजिन ए राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड अलोंग द करंट carrying linear wise conductor rotated such that screw moves in the direction of flow of current, then the direction of rotation of thumbs gives the direction of magnetic line of force। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम ये आपका कोई भी स्क्रू है, ठीक है, तो ये जो स्क्रू है इसको आपको इस तरीके से रोटेट करना है
कि ये जो है करंट की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करे। तो हमें इसको घुमाना है, कॉर्क को घुमाना है, तो हमें इस तरीके से घुमाना है कि वो जो है करंट की डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी इमेजिन राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड अलोंग द करंट कैरिंग वायर रोटेटेड सच दैट, हमें ये जो स्क्रू है, ठीक है, इसको हमें इस तरीके से रोटेट करना है। ये जो हमारा स्क्रू है इसको हमें इस तरीके से रोटेट करना है। स्क्रू को जो है हमें इस तरीके से रोटेट करना है कि ये जो है करंट की डायरेक्शन में रोटेट करे, करंट की डायरेक्शन में हो। देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जो हमारे थंब की रोटेशन है वो हमें किसके बारे में बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने स्क्रू को अगर आपने स्क्रू को घुमाया ऐसे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो थंब जो है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो थंब जो होगा वो आपका नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इसको जो है आप राइट हैंड स्क्रू, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, अगर किसी भी स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है स्क्रू को हमें ऐसे घुमाना है, स्क्रू को हमें ऐसे रोटेट करना है कि ये जो है करंट की डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो जो हमारे थंब की रोटेशन होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगी। तो सेम वैसे ही आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ पे कौन सी वायर है? इनफाइनाइट। ठीक है, इससे पहले वाला जो आर्टिकल हमने किया उसमें जो हमने वायर ली थी, इससे पहले लास्ट वाला जो आर्टिकल लिया उसमें जो हमारी वायर थी वो हमारी फाइनाइट वायर थी। ठीक है, उसमें जो हमने वायर ली थी वो हमारी फाइनाइट वायर है। लेकिन इस केस में जो हमारी वायर है मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट लॉन्ग, यानी कि हमारी जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबी हमारी वायर है, इनफाइनाइटली लंबी वायर है। तो उसकी वजह से जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वायर हमारी कैसी है? हमारी वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, स्ट्रेट वायर है। जैसे लास्ट आर्टिकल में हमने स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था लेकिन वो हमारी फाइनाइट लेंथ की थी। लेकिन आज जो हम करेंगे, इस वीडियो में जो हम करेंगे वो है हमारा इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम इसको निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें जो है हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? इसमें भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने अभी बताया क्या होता है कि बी डॉट डी एल, जिसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर ये होता है। तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू। तो उसमें से जो करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट जो है उसमें से फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू आई। A magnetic field is produced which has the same magnitude at all the points that are at the same distance from the wire. That is, the magnetic field has a symmetry around the wire. तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि ये अगर हम डायग्राम देखें तो ये भी कोई भी आपकी ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये जो डॉट 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 दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो डॉट डॉट दिखा रखा है लाइन में, इसका मतलब ये आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई आपकी वायर है, ये आपकी इनफाइनाइट है मान लो। तो हमें पता है कि इस वायर में से अगर करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट जो है आपका वो ऐसे है। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें, जैसे हमने हाथ में पेन को पकड़ा हुआ है तो हमारा थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे कर्ल की जो फिंगर्स की जो कर्ल है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि इस वायर के चारों तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं।
वायर के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा अभी हमने देखा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। वायर के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका सर्कुलर होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा। तो जैसे कि इसने बताया कि ये कोई भी आपकी वायर है तो इसके चारों तरफ, तो इस वायर से फिर हम पॉइंट पी पे, इस वायर कैसी है हमारी, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हम पॉइंट पी पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये जो पॉइंट पी है ये हमारा आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हमें इसमें किसका यूज़ करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। तो हमें यहाँ पे एक क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप लेना पड़ेगा। तो यानी कि पॉइंट पी को करते हुए हमें पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी सर्कुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपके कि ये आपके पास कोई भी वायर है, वायर का जो करंट है उसमें आई करंट जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया, तो इसके चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इसके चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी सर्कुलर होगी। ठीक है, तो हमें फिर इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये जो पॉइंट पी है इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, इस वायर से ये आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यानी कि इस सर्कल पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका डिस्टेंस क्या है, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस देखिए उसका भी आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस 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 भी आर है। तो इस सर्कल पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस सेम होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यानी कि इस सर्कल पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सर्कल बनाया है वो जो होगा उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी सेम होगी। ठीक है, तो इसमें फिर बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी करंट है, करंट आपका ये, तो इसका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो अब हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें निकालना है, बी डॉट डी एल हमें निकालना है, बी डॉट डी एल। तो यानी कि हमें किस किस के बीच में एंगल देखना है, हमें बी और डी एल के बीच में एंगल यहाँ पे देखना है, बी और डी एल के बीच में। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं कहूँ कि इसमें आपने बताया कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी तो हम कहेंगे कि वो इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट के अलोंग। और अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है तो आप क्या कहोगे कि वो टेंजेंट के अलोंग होती है। और अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो वो टेंजेंट के अलोंग होती है। और अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है तो आप कहोगे कि यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने सर्कल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कल है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो और किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के बराबर होती है। ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो गई, ये हमारी इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो गई, ये हमारी इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो गई, ये हमारी इस पॉइंट पे डायरेक्शन है, ये हमारी इस पॉइंट पे डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारी उसके हम किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन को निकाल सकते हैं उसके टेंजेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बताया गया है यहाँ पे कि जो P है वो आपका पॉइंट P है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और वो कितने डिस्टेंस पे है, वो वायर से r डिस्टेंस पे है। और B जो है वो आपका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है।
ठीक है। फिर इसमें यही बताया गया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग टेजेंशियली, इट विल बी एक्टिंग टेजेंशियली टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिस थ्रू पी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या सपोज किया है, सपोज एन एम्पीरियन लूप एज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और फिर इसमें ये बताया गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लूप, यानी कि इस लूप पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम होगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। तो ये हमें निकालना है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी डॉट डी एल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता, ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम साइन थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखें बी डॉट डी एल, क्योंकि ये आपका डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बी के और डी एल के बीच का एंगल है। तो हमें ये देखना है कि बी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका लेंथ वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल है, बी डॉट डी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो वो अगर हम देखें इस वाले डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वायर थी ये आपका ऐसे है और यहाँ पे आपका पॉइंट पी है। तो अगर इस पॉइंट पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसके टेंजेंट के अलोंग होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके टेंजेंट के अलोंग है। ठीक है, और अगर हम इसका लेंथ वेक्टर देखें तो लेंथ वेक्टर भी आपका स्मॉल एलिमेंट होता है, तो वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल जो आपके बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिल के बना होता है, तो इसका जो लेंथ एलिमेंट होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले में, यहाँ पे ये, तो दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डी एल है ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये डी एल जो है ये भी इसी डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंट के अलोंग ये भी आपकी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों जो है वो आपके सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपके पास क्या था, बी आपके पास था बी डी एल कॉस 0 क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये किसके बराबर आएगा, तो ये कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास, बचा क्या आपके पास, बी डी एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्लोज्ड लूप का इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे बी जो है इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी लाइन इंटीग्रल किसका आएगा, डी एल। ठीक है, तो बी को हमने बाहर ले लिया, बी को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, डी एल। और डी एल का मतलब क्या होता है, डी एल का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ, यानी कि ये जो आपका पूरा सर्कल है, ठीक है, ये जो आपका पूरा सर्कल है इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है, डी एल का मतलब है इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है। तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगी, इस पूरे सर्कल की जो लेंथ है, डी एल का मतलब हमें क्या देखना है, इस पूरे सर्कल की लेंथ देखनी है। तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होती है, और सरकमफेरेंस कितना होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, तो हमारे पास बचा बी इंटू, तो हमारे पास बचा बी इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर जो सर्कल है हमारा, सरकमफेरेंस उसकी हो जाएगी, और ये किसके बराबर है,
म्यू नॉट आई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी म्यू ज़ीरो अपॉन म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से, कि जो हमारी वायर है जो हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसको अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये वाला 2 पाई और ये वाला 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I/R के बराबर ये हो जाएगा आपका। ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो बी बचेगा वो किसके बराबर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। तो इसका जो मोस्टली ये वाला जो टॉपिक हमने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा जो एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, हमने क्या निकाला आज के इसमें, हमने निकाला कि जो आपकी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमने निकाला कि अगर वायर आपके पास बहुत लंबी है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, वायर आपकी बहुत लंबी है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी जो वायर होती है उसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वायर करंट आपका अपर डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और करंट अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर हमने किसका यूज़ किया, हमने एक ऐसे क्लोज्ड लूप बनाया। इस क्लोज्ड लूप पी पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो DL है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो थीटा आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, इसमें हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन ए लूप। ठीक है, तो हमने देखा इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा बी और DL के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बी को हमने किया, फिर हमने देखा कि इसमें हमें पूरे सर्कल की लेंथ को देखना है और वो किसके बराबर होती है, वो आपकी सरकमफेरेंस के बराबर होती है। अगर यहाँ पे होता बी डॉट DA तो हमें क्या करते हैं, हम सर्कल के एरिया को देखते, फिर इसको सोल्व करके क्या आता है, इसको सोल्व करके आता है आपका 4 पाई R²। ठीक है, तो इसको हमने देखना है फिर, तो ये ध्यान से देखना है। तो इसमें हमने देखा कि सर्कल का जब हमने DL किया, यानी कि उसके लेंथ इंटीग्रल को सॉल्व करके, इस सर्कल के लेंथ इंटीग्रल को सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो उसके सरकमफेरेंस की आती है, क्योंकि इसमें हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, सर्कल की कितनी लेंथ होगी। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे DA को निकालें, यानी कि हमें उसके सरफेस एरिया को निकालना है, तो सरफेस एरिया का जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो 4 पाई R² आएगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो है ये फिर हमने किया इसमें, तो सेम इसमें यही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें फिर बताया गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। द अबव रिजल्ट शोन बाय इक्वेशन 21 इज़ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो है आपका बहुत सारे पॉइंट्स से जो है ये सिग्निफाई करता है। तो पहला पॉइंट ये क्या बता रहा है, इट टेल्स दैट, ये पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, इट टेल्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at every point on the circle of radius r on the wire along the axis is same. It means magnetic field due to the current through the infinite long straight wire has a cylindrical symmetry. इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके
ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस भी जो है वो आपका आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर है। तो इन सभी पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि बी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड में ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर है, इसका भी डिस्टेंस आर है, इसका भी डिस्टेंस आर है, इसका भी डिस्टेंस आर है, तो इसका मतलब ये वाली जो सिमेट्री होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसी सिमेट्री है जैसे कि एक सिलेंडर की होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कि वायर से सेम डिस्टेंस पे हैं, उन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है। इसीलिए जो आपकी ठीक है, तो जैसे कि ये वायर है, इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ऐसे ही ये जो लेफ़्ट वाले पॉइंट है इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि वो आर पे डिपेंड करती है। अगर आर सभी पॉइंट्स का सेम होगा, अगर सभी पॉइंट्स का आर सेम है, अगर सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके ऐसे लाई कर रहे हैं जैसे कि एक सिलेंडर पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये सारे पॉइंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे हैं और यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे हैं, तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। तो पहले पॉइंट ने हमें ये बताया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और अगर आर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इसका मतलब कि अगर आपकी कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो जो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी में कैसी सिमेट्री होती है, उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है, ठीक है। और फिर सेकेंड पॉइंट में जो आपको बताया गया है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट and the line of constant magnitude of magnetic field form the concentric circles, ठीक है। तो उसने ये बताया है कि जो भी आपकी कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। और इनके किसी भी पॉइंट पे जो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो वो किसके बराबर होती है, वो टेंजेंट के बराबर होती है। अगर हमें इस पॉइंट पे देखनी है तो ये इसके टेंजेंट के अलोंग होगी, इस पॉइंट पे है तो इसके अलोंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें यही बताया गया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। और उन मैग्नेटिक लाइंस पे जो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वो टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। और फिर इसमें बताया गया है इसी पॉइंट में ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, और दे फॉर्म द क्लोज्ड पाथ, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एट ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। तो इसने ये कहा था कि जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा बाहर की तरफ जाती है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके नेगेटिव चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है, हमेशा वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं ये क्लोज्ड नहीं होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज्ड लूप्स, ये जो है ये आपकी क्लोज्ड नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप, ये जो है आपके क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। और जो आप बल्कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अभी हमने क्या कि ये अगर आपकी वायर है इसमें करंट है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, वो आपकी सर्कल होगी। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसी होती हैं, ये आपकी क्लोज्ड लूप्स होती हैं, ये आपकी क्लोज्ड लूप्स होती हैं। तो इस पॉइंट में यही बताया गया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तो आपकी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो इसमें ये बताया गया, ठीक है, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी क्लोज्ड लूप बनाती हैं,
और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है, और वो कोई भी पॉजिटिव वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ठीक है, इसमें फिर थर्ड पॉइंट दिया गया है, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल सपोर्ट टू द ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और लास्ट पॉइंट में दिया गया है, लास्ट पॉइंट जो है इसमें दिया गया है, दो द वायर कैरिंग द करंट इज़ इनफाइनाइट, यानी कि वायर तो हमारी इनफाइनाइट है लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, कि जो वायर हमारी जिसमें से करंट जा रहा है वो तो हमारी इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो हमने कितना निकाला है, μ0I/2πr। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वायर तो हमारी इनफाइनाइट है लेकिन इसकी वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वो हमारा इनफाइनाइट नहीं है, वो हमारा फाइनाइट है। और जैसे जैसे फिर हम आर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि बी और आर में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। बी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते जाएंगे बी की वैल्यू कम होती जाएगी, या जैसे जैसे हम आर को कम करते जाएंगे तो बी की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती जाएगी। तो क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, जैसे ये वायर है आपके पास, ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे है तो इसका जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, आर जो है इसमें ज़्यादा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो आपकी कम होगी। और दूसरा केस आपका कैसे है, ये वायर है और यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आज का वीडियो में ये टॉपिक हमने किया है आज मैग्नेटिक। आज के वीडियो में हमने ये देखा है हमने कि कोई भी अगर आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, और इसकी डायरेक्शन को जो है हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं और मैक्सवेल स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से वो किसके बराबर होता है, उसको हमने एम्पियर सर्किट लॉ से हमने इसको प्रूफ किया है, हमने इसको इस रूल से निकाला है, B.dl = μ0I का इस्तेमाल करके हमने इसको निकाला है। और हमने निकाला कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी μ0I/2πr। ठीक है, तो ये वाला हमने पूरा आर्टिकल किया। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सभी स्टूडेंट को ये अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अगर आप इसको रीड नहीं करोगे, अपने आप से रीडिंग नहीं करोगे तो वीडियो देख के भी फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करोगे, रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके बाद फिर हमने ये 4 स्पेशल केस पढ़े। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो आपकी सर्कुलर होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। थैंक यू।